हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इम्पॉर्टेंट क्लासेस के बारे में। तो लास्ट की क्लासेस जो थी उसमें हम पढ़ रहे थे भारत के अपवाद तंत्र। तो इसके 3 पार्ट्स थे जिसमें हमने 2 पार्ट्स को लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया और आज जो है इसका लास्ट पार्ट है। तो भारत की नदियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला वैसी नदियाँ जो हिमालय से निकलती है और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ। तो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने हिमालय श्रेणी से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ा, जिसमें मुख्यतः 3 नदी तंत्र थे, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। और आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो प्रायद्वीप क्या होता है? तो हमने कई बार बताया कि वो थल भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप या पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं। और तो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जिन जिन नदियों का प्रवाह होता है उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ हमने देखा था कि हिमालय की जो नदियाँ हैं वो ज़्यादातर नदियाँ पूर्ववर्ती है, यानी कि उनका वो जो है प्रवाहित कब से हो रही है, हिमालय के उत्थान के पहले से ही वो प्रवाहित हो रही है। वहीं इसकी विपरीत देखा जाए, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो अनुवर्ती नदियाँ हैं। अनुवर्ती नदियाँ का मतलब होता है वैसी नदियाँ जो किसी श्रेणी का, किसी पहाड़ी का, किसी पहाड़ के उत्थान के बाद प्रवाहित होनी शुरू होती हो। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ ऐसी होती हैं। एक और जहाँ हिमालय की नदियाँ सदा नीरा थी, यानी कि साल भर उसमें जल रहता था, क्योंकि अगर गर्मियों के दिनों में उसका जल अगर सूख भी जाए, कम भी हो जाए, तो हिमालय में काफ़ी ग्लेशियर हैं जो उसको क्या करते हैं, वो ग्लेशियर से क्या होती है, जो आइस जो है वो मेल्ट हो जाता है, बर्फ़ पिघल जाती है और बर्फ़ पिघलने से उसका जल जो है किसको मिल जाता है, हिमालय की नदियों को मिल जाता है। तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय नदियों में जल की भारी मात्रा में कमी होती है ग्रीष्म ऋतु में। गर्मी के दिनों में कई कई जगहों पे प्रायद्वीप की नदियाँ सूख जाती है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जहाँ एक और हिमालय की नदियाँ सदा नीरा है, वहीं प्रायद्वीप की नदियाँ मौसमी है। मौसमी यानी मौसम के अनुसार, वर्षा ऋतु में उसमें ज़्यादा जल रहेगा, वहीं ग्रीष्म ऋतु में जल काफ़ी मात्रा में सूख जाती है। तो भारत में प्रायद्वीप की नदियों को भी 2 भाग में विभाजित किया गया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो वो जो अरब सागर में गिरती है, वो वैसी नदियाँ जो अपने जल को कहाँ गिराती है, अरब सागर में गिराती हैं। दूसरी ओर वैसी नदियाँ जो अपने जल को कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ये अरब सागर। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वैसी नदियाँ जो अपने जल को कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में जो अपने जल को गिराती हैं उनमें है कुछ प्रमुख नदियाँ, जैसे ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी जो है वो झारखंड के छोटा नागपुर पठारी से निकलती है और अपने जल को कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। वहीं दामोदर नदी भी झारखंड के लातेहार से निकलती है और ये भी अपने जल को कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद आते हैं महानदी। महानदी जो है वो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, छत्तीसगढ़ से 3 नदियाँ निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से, सोन, नर्मदा और महानदी। तो महानदी निकल के क्या करती है, अपने जल को ये भी कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। तो प्रायद्वीप की नदियाँ अपना ज़्यादातर जल को कहाँ गिरा रही हैं, हम देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। यहाँ है पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है वो पश्चिमी घाट वाला। तो पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र जो है, वो क्या करता है, ढलान बनाता है और ढलान की वजह से क्या होता है, ज़्यादातर नदियाँ, कुछ नदियों को छोड़ के प्रायद्वीप की ज़्यादातर नदियाँ अपने जल को कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। तो महानदी पर ही हीराकुंड बांध जो है वो स्थित है। उसके बाद आते हैं गोदावरी। गोदावरी जो है वो पश्चिम घाट के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो गोदावरी पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर से निकलते हुए वो अपने जल को कहाँ गिराती है, वो भी अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो इसके कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा इत्यादि। और गोदावरी नदी जो है इसे हम कह सकते हैं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये। तो अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी होगा। और इसे जो है दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा नदी।
कृष्णा नदी जो है वो गोदावरी के बाद दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, सबसे लंबी दूसरी नदी है। इसके सहायक जो है, कृष्णा की जो सहायक नदी है कोयना, भीमा, तुंगभद्रा इत्यादि है। कृष्णा नदी पर भी बहुत सारे डैम बनाए गए हैं, श्रीशैलम, अलमाटी, नागार्जुन। तो इन सब डैम्स के बारे में, यानी कि भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के अभी बारे में पढ़ेंगे हम आगे की क्लासेस में। अब आते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है वो कर्नाटका के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटका के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलते हुए ये भी अपने जल को कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। इसके कुछ सहायक नदियाँ हेमावती, अमरावती, अर्कवती इत्यादि। बहुत ही महत्वपूर्ण शिव समुद्रम परियोजना जो है वो कावेरी नदी में स्थित है। अब आते हैं दूसरी ओर हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में, यानी कि प्रायद्वीपीय, वैसी प्रायद्वीपीय नदियाँ जो अपने जल को कहाँ गिराती है? अरब सागर में। तो उनमें से कुछ मुख्य नदियाँ हैं नर्मदा, तापी, साबरमती, माही इत्यादि। लूनी का तो विलोप जो है गुजरात के कच्छ के रण में ही इसका विलोप हो जाता है। नर्मदा नदी जो भी है वो भी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और उसके बाद क्या होता है कि नर्मदा जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? भ्रंश घाटी का मतलब क्या हुआ? तो दो पहाड़ी क्षेत्र के बीच कोई संकरा क्षेत्र, चट्टानों के धंस जाने से कोई संकरा क्षेत्र बन जाता है जहाँ से होके नदियाँ क्या होती है? गुजरती है। तो ये दो पहाड़ी कौन सी है, दो श्रेणी कौन कौन सी है? तो ये दो श्रेणी जिनके बीच नर्मदा गुजरती है तो ये है विंध्याचल और सतपुड़ा। तो विंध्याचल जहाँ नर्मदा के उत्तर में स्थित है, वहीं नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा। तो ये कह सकते हैं कि नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है और भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। वहीं नर्मदा के ठीक दक्षिण में एक और नदी है ताप्ती नदी या तापी नदी। तो ये नदी भी है जो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो ये किन किन श्रेणी या किन किन पहाड़ियों से होकर गुजरती है? तो एक तो सतपुड़ा हो गया पहले से ही, और दूसरा जो है वो अजंता। अजंता की पहाड़ी के बीच से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तापी नदी। यानी कि बोला जाए तो सतपुड़ा और अजंता के बीच से तापी नदी गुजरती है। तो मुख्यतः दो ऐसी नदियां हैं जो अपना जल अरब की सागर में गिराती है और भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो वैसी दो नदियां हैं नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। अब आगे बढ़ते हैं। ताप्ती नदी में जो है उकाई, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना का निर्माण हुआ था, उकाई परियोजना। उसके अलावा नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। धुआंधार जलप्रपात जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। अब आगे बढ़ते हैं साबरमती नदी। तो साबरमती जो है वो राजस्थान में मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है और ये जो है अपना जल कहाँ गिराती है? ये अपना जल अरब सागर में गिराती है। उसके अलावा माही जो है वो एमपी के विंध्याचल से, ध्यान रहे विंध्याचल श्रेणी जो है वो भारत को दो भागों में विभाजित करता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सी श्रेणी जो है वो भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित करता है? तो विंध्याचल श्रेणी हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल श्रेणी से ही माही नदी निकलती है और वो अपने जल को अरब सागर में गिराती है। उसके बाद लूनी नदी। तो लूनी नदी जो है वो अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से होकर निकलती है, लेकिन ये क्या करती है? अरब सागर में पहुंचने से पहले ही ये जो है इसका विलोप हो जाता है। कहाँ पे? गुजरात के कच्छ के रण में इसका विलोप हो जाता है, ये ख़त्म दिखाई देना बंद हो जाती है। तो पूछा जाएगा कि कौन सी नदी जो है वो राजस्थान से यानी कि अरावली श्रेणी से निकलती है और जिसका विलोप अरब सागर के पहले गुजरात के कच्छ के रण में हो जाता है? तो वो हो जाएगी लूनी नदी। तो इस प्रकार से हमने प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ा। तो एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं।
प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है वो मुख्यतः ज़्यादातर नदियाँ अनुवर्ती होती हैं। अनुवर्ती का मतलब होता है वैसी नदियाँ जो क्या होता है वहाँ पठारी या जो श्रेणी है उसके उत्थान के बाद जिनका जो प्रवाहित होना शुरू होती है, और उसके बाद ये मौसमी होती है। ग्रीष्म ऋतु में इसके जल क्या हो जाते हैं, कई जगहों पे सूख जाते हैं। भारत के प्रायद्वीप की नदियाँ को 2 भागों में विभाजित करती हैं। वैसी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और दूसरा वैसी नदियाँ जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराने वाली मुख्य नदियाँ जो है वो ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी है। एक और जहाँ ब्राह्मणी और दामोदर नदी झारखंड से निकल के बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, वहीं महानदी अमरकंटक से निकलती है और वो भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण डैम बनाया गया हीराकुंड डैम। गोदावरी नदी जो है वो पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और ये भी अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा इत्यादि। जो गोदावरी नदी है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। कृष्णा नदी जो है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदी है कोयना, भीमा, तुंगभद्रा इत्यादि। कावेरी नदी जो है वो कर्नाटका के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी जो सहायक नदियाँ वो हेमावती, अमरावती और अर्कवती है। तो वहीं अरब सागर में अपने जल को गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? नर्मदा, तापी, साबरमती, माही। नर्मदा और तापी जो है वो भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है। तो नर्मदा किस भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से। तो वहीं तापी जो है वो सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। नर्मदा में एक बहुत ही बड़ा जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात स्थित है जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। वहीं तापी में एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण हुआ है जो उकाई परियोजना है। साबरमती नदी राजस्थान में मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है और ये भी अपने जल को कहाँ गिराती है? अरब सागर में। वहीं माही जो है वो भी एमपी के विंध्याचल श्रेणी से होकर गुजरती है और अपने जल को अरब सागर में गिराती है। और लास्ट में लूनी नदी अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से होकर निकलती है और उसके बाद ये अरब सागर के पहले ही गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आज जो है भारत के अपवाह तंत्र का पार्ट 3 के साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।